दोस्तों नमस्कार। भारतीय राजनीति में हाल फिलहाल में एक बात की चर्चा बहुत ही प्रमुखता के साथ और बहुत ही प्रबलता के साथ की जा रही है और इसकी चर्चा इंडिया अलायंस के यानी कि विपक्ष के कई सारे नेता कर रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो, राहुल गांधी हो, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हो, ये सभी नेता अक्सर अपनी पब्लिक रैलियों में, अपनी जनसभाओं में इस बात की चर्चा करते हैं कि 2024 का जो चुनाव है वो आखिरी चुनाव है और देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव है ये संविधान को और लोकतंत्र को बचाने का एक आखिरी मौका है। रिसेंट में सत्ता पक्ष के द्वारा यानी कि केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा कई सारे ऐसे घटनाक्रम किए गए हैं जो कि विपक्ष के नेताओं के इस आरोप को सही साबित करता है और आज इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं घटनाओं के बारे में जिक्र करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। शुरुआत करेंगे जो सबसे लेटेस्ट घटनाक्रम है उसको लेकर के। मध्य प्रदेश एमपी के इंदौर का ये घटना है। एमपी के इंदौर से जो कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के कैंडिडेट थे उनका नाम अक्षय कांति बम है। ये जो अक्षय कांति बम है इन्होंने अपना नामांकन ऐन मौके पर वापस ले लिया है। इन्होंने अपना नामांकन किया था और 25 अप्रैल को नामांकन किया था। 29 अप्रैल को नामांकन वापस लेने का अंतिम तारीख था और 29 अप्रैल को ही अंतिम जो समय था तकरीबन 3 बजे का, उससे ठीक पहले ये जो अक्षय कांति बम है ये अपना नामांकन वापस ले लेते हैं। मामला यहीं तक नहीं रुकता है। 13 मई को इस सीट पर, मध्य प्रदेश के इंदौर जो लोकसभा सीट है वहाँ पर 13 मई को चुनाव होना है। इसकी जो पूरी कहानी है वो पहले से लिख दी गई थी और अक्षय कांति जो बम है ये अपना नामांकन वापस लेते हैं और नामांकन वापस लेने के लिए जब चुनाव अधिकारी के दफ्तर में जाते हैं तो वो वहाँ पर अकेले नहीं जाते हैं बल्कि उनके साथ बीजेपी के कुछ नेता भी होते हैं जो उनके साथ ऑफिस के अंदर जाते हैं, नामांकन उनका वापस करवाते हैं और फिर उनको बाहर लेकर के आते हैं और बाहर ले जा कर के गाड़ी में बैठाते हैं और बैठा कर के सीधे बीजेपी के ऑफिस ले जाते हैं और वहाँ पर बीजेपी के कुछ नेताओं की उपस्थिति में अक्षय कांति बम को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवा लिया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो कैलाश विजयवर्गीय हैं उन्होंने बाकायदे एक फ़ोटो के साथ एक ट्वीट भी किया है और उस फोटो में साफ साफ ये देखा जा सकता है कि गाड़ी के पिछले सीट पर कांति बम साहब बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। ट्वीट में जो कैलाश विजयवर्गीय हैं वो क्या लिखते हैं देख लीजिए। लिखते हैं कि इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी श्री अक्षय कांति बम जी का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी व प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में भाजपा में स्वागत है। मतलब कि इन सभी को टैग करते हुए, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे वहाँ के मुख्यमंत्री हो, सभी को टैग करते हुए इन्होंने पूरे गर्व के साथ इन्होंने ये चीज़ खुले तौर पर इसकी घोषणा कर दी, इसका ऐलान कर दिया कि हमने कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी अक्षय कांति बम को बीजेपी में ज्वाइन करा लिया है। ये जो घटना है ऊपर से ये देखने में जितनी सामान्य लगती है
क्या वाकई में ये उतनी ही सामान्य घटनाक्रम है? बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे एक पूरी कहानी लिखी गई, पूरा इसका एक स्क्रिप्ट तैयार किया गया और तब जा कर के इस घटना को अंजाम दिया गया। और इस चीज़ का उल्लेख, इस चीज़ का खुलासा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ पर जीतू पटवारी, उन्होंने भी किया है। और बताया जा रहा है कि इनके ऊपर पुराने कुछ केसेस थे, तकरीबन 2007 का एक मामला बताया जाता है, आज से 17 साल पहले का मामला, और उस मामले को ओपन किया जाता है और उसमें एक धारा जोड़ दिया जाता है 307। ये जो 307 धारा है ये हत्या के प्रयास से संबंधित धारा है। इस धारा को जोड़ दिया जाता है और इसके माध्यम से जो अक्षय कांति बम है उनके ऊपर एक तरीके से उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है, उनको ऊपर एक प्रेशर बनाया जाता है कि अगर तुम कांग्रेस को छोड़ करके हमारे साथ नहीं आते हो, बीजेपी में नहीं आते हो, तो हम तुम्हारे साथ क्या क्या करेंगे ये सब चीज़ तुम देख लो। और इस चीज़ का खुलासा जीतू पटवारी ने एक ट्वीट के माध्यम से किया है और वहाँ पर उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया और उसमें वो कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या की गई है, कांग्रेस प्रत्याशी को डराया धमकाया गया, 17 साल पुराने केस में अचानक आवेदन लगा, जानलेवा हमले की धारा बढ़ गई 370 जिसका हमने अभी जिक्र किया, और सोची समझी साजिश के तहत घेराबंदी की गई, अनेक प्रकार की यातनाएं भी दी गई। लक्ष्य केवल एक था, जैसे लोकतंत्र को ख़त्म करना, जैसे आरक्षण को ख़त्म करना, जैसे संविधान को ही बदल देना, वैसे ही इंदौर की आदत बदल देना। इंदौर वासियों, प्रदेशवासियों, देशवासियों, अहंकार और तानाशाही की इस राजनीति से मिलकर लड़ना है, लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण को बचाना है। ये ट्वीट जीतू पटवारी की तरफ से किया गया है। और ये जो घटनाक्रम हुआ है इंदौर के अंदर, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। जो कहते हैं ना विपक्ष के नेता कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, उसका ये एक जीता जागता उदाहरण है। और इसी तरीके के उदाहरण ये तो इंदौर के अंदर हुआ, इसके पहले आप सब ने सूरत में देखा कि सूरत में किस तरीके से वहाँ पर विपक्ष के सभी उम्मीदवारों की जो उम्मीदवारी है उसको रद्द कर दिया गया। खजुराहो के अंदर भी ऐसा देखा गया, जहाँ पर सपा के समाजवादी पार्टी की जो उम्मीदवार थी मीरा यादव, उनका पर्चा रद्द कर दिया गया, उनका नामांकन रद्द कर दिया। चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में किस तरीके से वोटों को अवैध करके चुनाव जीतने की कोशिश की गई, जिसका पर्दाफाश इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, ये पूरे देश ने देखा। सूरत हो, इंदौर हो, खजुराहो हो, चंडीगढ़ हो, ये जो सभी चीज़ें हैं ये क्या संकेत देती हैं, क्या मैसेज देती हैं? पहले वीडियो में हमने एक जिक्र किया था कि ये जो सूरत मॉडल है ये आज सूरत में हुआ है, कल को ये मॉडल पूरे देश में अप्लाई किया जा सकता है। और इस तरीके की सिचुएशन वहाँ पर बना दिया गया कि या तो उसको निर्विरोध चुन लिया गया, जैसे कि सूरत में हुआ है ना। अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 4 जून को उसकी काउंटिंग होगी, फिर पता चलेगा कि कौन जीता, कौन हारा, कौन प्रत्याशी जीता। लेकिन उसके पहले ही सूरत के अंदर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में अपना खाता खोल लिया। वो एक केस है। इंदौर में जो हुआ है, जो खजुराहो में हुआ है, ये सब भी उसी तरीके का केस है। इसमें एक थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पर चुनाव ख़त्म नहीं हुआ है, चुनाव होगा, है ना। लेकिन वहाँ पर जो विरोधी हैं उनका नहीं होने के बराबर उनकी उपस्थिति है। यानी कि जो चुनाव होगा वो एक नाम मात्र का चुनाव होगा और वहाँ पर बीजेपी की जीत सुनिश्चित है, 100% तय है कि बीजेपी का उम्मीदवार ही जीतेगा। इस तरीके का वहाँ पर सीन, इस तरीके का वहाँ पर माहौल क्रिएट कर दिया गया। अब इससे क्या होगा?
है ना। आप तो कहेंगे कि वोट तो देने को मिल ही रहा है, लेकिन जो एक ऑप्शंस है, जो एक लड़ाई है ना, लोगों को चुनने का जो एक ऑप्शंस है कि इस नेता को नहीं चुनेंगे, हम इस नेता को चुनेंगे, वो ऑप्शन आपका ख़त्म कर दिया गया, और वो भी इलीगल तरीके से है, धमकी दे करके, डरा करके, आपको आपके ऊपर दबाव बना करके। यही तो लोकतंत्र के ऊपर खतरा है, यही तो संविधान के ऊपर खतरा है, जो कि खुले तौर पर वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा, यानी कि मोदी की केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। और इसीलिए जितने भी जो लीडर्स हैं, ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, इंडिया अलायंस के लीडर्स हैं, वो इस बात को लेकर के लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को जागरूक बना रहे हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं, लोगों को सचेत कर रहे हैं कि देखो ये क्या हो रहा है। और यही इस लोकतंत्र के ऊपर खतरे का सबूत है कि आज इस देश में जब संविधान जिंदा है, जब लोकतंत्र जिंदा है, तब इस तरह की चीज़ें की जा रही है। तो कल को जब ये संविधान हटा दिया जाएगा, जब ये लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा, तो क्या सीन होगा उस समय, उसकी कल्पना तुम इन घटनाक्रमों को देख करके उसके बारे में सोच सकते हो, उसका कल्पना कर सकते हो। और फिर इस संविधान के द्वारा जो भी अधिकार आपको दिए गए हैं, वो अधिकार 1 सेकंड के अंदर अंदर आपसे छीन लिए जाएंगे। महज एक औपचारिकता भर रह गई है, चाहे वो खजुराहो में चुनाव हो, चाहे इंदौर के अंदर चुनाव हो, सिर्फ एक औपचारिकता है। सब कुछ बड़ा ही सही तरीके से लग रहा है, ऊपर ऊपर देखने से कि सही तरीके से हो रहा है, उसने नॉमिनेशन भरा, वापस ले लिया, इसमें गलत क्या है। लेकिन उसके पीछे जो कहानी रची गई है, उसके पीछे जो कहानी बनाई गई है, जिस तरीके से उसकी स्क्रिप्ट तैयार की गई है, वो इस लोकतंत्र के ऊपर खतरा है। वही इस देश के संविधान को ख़त्म करने का संकेत देता है, और इसी चीज़ से आपको सावधान रहना है। कितनी विडंबनापूर्ण है ये चीज़ कि एक तरफ इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री खुले तौर पर अब ये कहते हैं कि संविधान ख़त्म नहीं होगा, आरक्षण ख़त्म नहीं होगा, और दूसरी तरफ इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही है। आप सोचिए कि ये इतना बड़ा देश है, और इस तरीके की आज यहाँ हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, गुजरात में हुआ, कल को किसी भारत के और राज्यों में हो सकता है, और इस तरीके से हो सकता है कि आपको देखने में लगेगा कि ये सब कुछ सही हो रहा है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर उसने अपना नाम वापस ले लिया तो इसमें गलत क्या है। बहुत लगेगा कि बहुत नियम के साथ ये सब चीज़ें हो रही है, लेकिन दरअसल उसी के पीछे पूरा षड्यंत्र है, और उसी के पीछे पूरी साजिश है, जिसको कि समझने की ज़रूरत है हमको, आपको, और इस देश के तमाम लोगों को, कि किस तरीके से आपके अधिकारों को संकुचित किया जा रहा है धीरे धीरे। सूरत में आपको वोट देने का अधिकार छीन लिया। सूरत के लोग वोट नहीं दे पाएंगे 2024 को लोकसभा चुनाव में। इंदौर में, खजुराहो में आपका जो विकल्प था वोट देने का, कि हम इसको चुने, इसको चुने, उसके चुने, उस विकल्प को कम कर दिया गया, और वहाँ जो चुनाव होगा उसको एक औपचारिकता में बदल दिया गया। मतलब सीट जीतने के लिए इस चुनाव में बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए एक एक सीट कितना महत्वपूर्ण है, ये आप सब जानते हैं। येन केन प्रकारेण शाम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से बहुमत लाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, और इस तरीके की हरकत करके अगर वो 10-20 सीटें पहले से ही सुनिश्चित कर लें, 50 सीटें पहले से ही सुनिश्चित कर लें, तो समझिए कि उनको 272 का आंकड़ा छूने में कितना मदद मिल जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें देखने में जितनी आसान
लग रही हैं, देखने में जितना सीधा साधा लग रही है, उसके पीछे उतना ही बड़ा षड्यंत्र है, उसके पीछे उतना ही बड़ा साजिश है, जिसको कि आपको समझने की ज़रूरत है। इस देश के लोगों को उस साजिश को समझने की ज़रूरत है। अगर आप उस साजिश को समझ पाते हैं, उसको अगर समझने में आप सक्षम हो पाते हैं, तब आप ये समझ जाएंगे कि वाकई में 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो आखिरी चुनाव है, वो इस लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, इस देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। और इस मुहिम में सभी लोगों को मिल करके साथ में लड़ना होगा। ये जो चुनाव है, ये चुनाव अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, ये चुनाव एनडीए अलायंस वर्सेस इंडिया अलायंस नहीं है, बल्कि ये चुनाव देश में तानाशाही व्यवस्था के खिलाफ जनता का चुनाव है। और जनता को ही तय करना है कि उसको किस तरीके का शासन व्यवस्था चाहिए। क्या जनता आधुनिक भारत के अंदर एक गुलाम की तरह रहना चाहती है? ये आपका चॉइस है, आपको तय करना है कि आपको क्या चाहिए। और ये सब जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे सूरत में हुई हो, चाहे इंदौर के अंदर हुई हो, खजुराहो में हुई हो, चंडीगढ़ में हुई हो, एक चीज़ मुझे बहुत आश्चर्य कर रहा है कि इसके खिलाफ लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं। सूरत में जब वो हुआ घटनाक्रम, तो क्या सूरत के लोग इसके विरुद्ध में धरना प्रदर्शन दिए? क्या सड़कों पर उतर करके अपनी नाराज़गी या अपना ऐतराज़ लोगों ने जताया? नहीं जताया ना। यही तो गड़बड़ है, यही तो चिंतनीय है कि यह सब चीज़ें साइलेंटली हो रही है और लोग इसको होते हुए देख रहे हैं और लोग अपना विरोध भी दर्ज नहीं करवा रहे हैं। यही असली खतरा है। और लोगों के इसी मूड को केंद्र की मोदी सरकार समझना चाहती है, उसको भांपना चाहती है कि अगर हम इस तरीके के काम कर रहे हैं तो लोगों का रिएक्शन का क्या आ रहा है। आपको एक जागरूक नागरिक बनना पड़ेगा, आपको अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना पड़ेगा, तभी जाकर के आप एक इंसान रह पाएंगे, वरना आप एक गुलाम बना दिए जाएंगे। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।